नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। हम काशी में हैं और काशी में ही काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनरुद्धार कभी 1780 में अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। उसके लगभग 241 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी विश्वनाथ का पुनरुद्धार किया है और वहां पर काशी विश्वनाथ धाम एक नया कॉरिडोर नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री ने उसके लोकार्पण के बाद स्पष्ट तौर पर कहा कि जो सालों से एक गुलामी में भारतवासी रहे, वो जो हीन मानसिकता उस गुलामी के काल के कारण उत्पन्न हुई थी, वो अब खत्म हो चुकी है। अब जयपुर में रविवार को राहुल गांधी का दिया हुआ एक बयान याद कीजिए, जिसमें राहुल गांधी ने यह कहा कि 2014 से हिंदुत्ववादियों का राज है और अब जरूरत है हिंदुओं का राज वापस लाने की। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रिय मनंग मदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथ। हर हर महादेव, हर हर महादेव। चुनावी राज्य उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में काशी विश्वनाथ को नया रूप देने वाले अपने ही ड्रीम प्रोजेक्ट का लोकार्पण करते हैं। औरंगजेब के राज में काशी विश्वनाथ के इतिहास को मिटाने की कोशिश हुई। पीएम कहते हैं कि विनाश की हर कोशिश के चलते पनपे हीनता के भाव को भारत ने खत्म कर दिया। विनाश करने वालों की शक्ति कभी भारत की शक्ति और भारत की भक्ति से बड़ी नहीं हो सकती। याद रखिए, जैसी दृष्टि से हम खुद को देखेंगे, वैसी ही दृष्टि से विश्व भी हमें देखेगा। मुझे खुशी है कि सदियों की गुलामी ने हम पर जो प्रभाव डाला था, जिस हीन भावना से भारत को भर दिया गया था, अब आज का भारत उससे बाहर निकल रहा है। इन तस्वीरों को अब सिर्फ काशी विश्वनाथ में हुए अभूतपूर्व परिवर्तन की नजर से मत देखिए, भारतीय राजनीति में आते बदलाव के नजरिए से देखिए, जहां बहुसंख्यक वोट के लिए खुद को हिंदू बताने वाली सियासत को सांप्रदायिकता बताया जाता रहा, जहां हिंदुत्व मतलब राजनीति में एक लंबे वक्त तक हीन भाव जताया जाता रहा, जहां हिंदू राजनीति को दशकों तक दूर से बीजेपी विरोधी दल नमस्कार करते रहे और अपना धर्मनिरपेक्षता के नाम पर बीजेपी के विरोध में गठबंधन करते रहे। क्या अब उसी हिंदू वोट की राजनीति को हीन भावना से देखने वाला वक्त खत्म हो गया? अब तक जहां हिंदू और हिंदुत्व की माला अकेले बीजेपी के पास रही, अब उसी बहुसंख्यक हिंदू वोट के लिए हर दल डुबकी लगाना चाहता है। आप सब हिंदू हो, हिंदुत्ववादी नहीं। और ये देश हिंदुओं का देश है, हिंदुत्ववादियों का नहीं। और आज अगर इस देश में महंगाई है, दर्द है, दुख है, तो ये काम हिंदुत्ववादियों ने किया है। हिंदुत्ववादियों को किसी भी हालत में सत्ता चाहिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यही कहता है कि भारत हिंदुओं का देश है। आरएसएस का राजनीतिक वर्जन बीजेपी भी कहती है कि ये हिंदुओं का देश है। अब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी कहते हैं कि ये हिंदुओं का देश है और आप सब हिंदू हो। तो जो संघ कहता आया, जो बीजेपी कहती आई, वही राहुल गांधी कहते हैं, बस अपना हिंदू अलग बताकर। आप सब हिंदू हो, हिंदुत्ववादी नहीं। और ये देश हिंदुओं का देश है। माने कांग्रेस अब अपना हिंदू मॉडल अलग से लाती है। किसके सामने? बीजेपी के सामने, जिसने 1989 यानी 32 वर्ष पहले अपने पार्टी के पालमपुर अधिवेशन में पहली बार राम मंदिर को अपने एजेंडे में शामिल करके हिंदू और हिंदुत्व की राजनीति को पूरी तरह अपनाया। जहां अयोध्या से लेकर सोमनाथ, केदारनाथ और अब काशी विश्वनाथ तक या तो मंदिर निर्माण हो रहा है या आधुनिकीकरण।
सब कुछ बीजेपी सरकार के राज में। तब हिंदू हिंदुत्व की राजनीति का सबसे सफल मॉडल लेकर सत्ता में कायम प्रधानमंत्री आज के भारत का नया स्वरूप बताते हैं और राहुल गांधी हिंदुओं के देश में हिंदुत्ववादी का राज। आज का भारत सिर्फ अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर ही नहीं बना रहा, बल्कि देश के हर जिले में मेडिकल कॉलेज भी बना रहा है। आज का भारत सिर्फ बाबा विश्वनाथ धाम को भव्य रूप ही नहीं दे रहा, बल्कि गरीब के लिए करोड़ों पक्के घर भी बना रहा है। 2014 से इन लोगों का राज है, हिंदुत्ववादियों का राज है, हिंदुओं का नहीं। सही है ना? हिंदुत्ववादियों का राज है, हिंदुओं का नहीं। और हमें एक बार फिर इन हिंदुत्ववादियों को बाहर निकालना है और एक बार फिर हिंदुओं का राज लाना है। हिंदू कौन? जो सबसे गले लगता है। हिंदू कौन? जो किसी से नहीं डरता है। हिंदू कौन? जो हर धर्म का आदर करता है, वो है हिंदू। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी की पिछले 7 वर्ष की बहुसंख्यक आबादी वाली हिंदू राजनीति ने अब कांग्रेस को भी एहसास करा दिया कि हिंदू हिंदू करते ही सत्ता का आशीर्वाद मिल सकता है। जिस हिंदू और हिंदू प्रतीकों के करीब जाने में भी लंबे वक्त तक बीजेपी विरोधी दलों को एक वर्ग के वोट खिसकने का डर रहा। कैसे होगा? होगा ही नहीं। यहां तो ऐसे ही चलता है। ये मोदी जी जैसे बहुत आके गए। मुझे आश्चर्य होता था कि बनारस के लिए ऐसी धारणाएं बना ली गई थी, ऐसे तर्क दिए जाने लगे थे। ये जड़ता बनारस की नहीं थी, हो भी नहीं सकती थी। थोड़ी बहुत राजनीति थी, थोड़ा बहुत कुछ लोगों का निजी स्वार्थ, इसलिए बनारस पर आरोप लगाए जा रहे थे। लेकिन काशी तो काशी है। काशी तो अविनाशी है। काशी में एक ही सरकार है। जिनके हाथों में डमरू है, उनकी सरकार है। तो क्या ये कहा जाए कि अब वो वक्त आ गया जहां लोकतंत्र बहुसंख्यक की राजनीतिक कहानी है, जहां हिंदू वोट के बिना कुछ होगा नहीं, जहां राजनीति का नायक भी हिंदू होगा और इसके लिए अब सभी विपक्षी दलों को बीजेपी के मुकाबले अपना अपना हिंदू वोट का मॉडल दिखाना होगा। वो हिंदू मॉडल जिसे अब तक बीजेपी के विरोधी दल छिपा कर रखते रहे। वरना राहुल गांधी को क्यों कहना पड़ता है, हाँ मैं हिंदू हूँ। मैं हिंदू हूँ मगर हिंदुत्ववादी नहीं हूँ। ये सब हिंदू हैं मगर हिंदुत्ववादी नहीं। एक लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी पर धर्म की राजनीति का आरोप लगता रहा है और सेक्युलरिज्म के नाम पर जो बाकी विपक्षी पार्टियां हैं वो सब एकजुट होकर ये कहती हैं कि हम अनसेक्युलर सांप्रदायिक भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में नहीं आने देना चाहते। लेकिन अगर हिंदुओं के राज की बात कर ली जाती है तो क्या हम ये समझें कि एक लंबे समय तक जो अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की राजनीति चली थी वो अब बहुसंख्यकों की राजनीति होने वाली है? क्या जो तमाम पार्टियां हैं वो अपने अपने ब्रांड का एक हिंदू मॉडल की राजनीति लेकर सामने आएंगे? क्या देश उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है? राहुल गांधी ने खुद को हिंदू और पीएम मोदी बीजेपी को हिंदुत्ववादी बताकर अपने हिंदू मॉडल को सही बताने की कोशिश तब की है जब वाराणसी में प्रधानमंत्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के निर्माण में अपना पसीना बहाने वाले श्रमिकों पर 10 मिनट तक फूल बरसाते रहे। जब पीएम मोदी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के मजदूरों के साथ बैठ जाते हैं, मजदूर भावुक होते हैं।
पीएम उन श्रमिकों के साथ ही भोजन करते हैं। सियासत फिर घूम फिर कर अपना हिंदू मॉडल बेहतर बताने की। महात्मा गांधी ने ऑटोबायोग्राफी लिखी, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। मतलब पूरी जिंदगी उन्होंने सत्य को समझने के लिए, सच को ढूंढने के लिए बिता दी, और अंत में एक हिंदुत्ववादी ने उनकी छाती में 3 गोली मारी। महात्मा गांधी ने इसी काशी में आकर के अपनी पीड़ा को व्यक्त किया था। यहाँ की गलियों, तंग गलियों को देख करके, यहाँ की गंदगी को देख करके, गांधी जी के नाम पर बहुत सारे लोगों ने सत्ता प्राप्त की होगी, लेकिन गांधी जी के उस सपने को साकार करने का कार्य कि काशी बाबा विश्वनाथ का धाम इस भव्य रूप में हो, वह पहली बार हम सबको देखने को प्राप्त हो रहा है। अब हिंदुस्तान में हिंदू वोटर की ताकत का एहसास अपने लिए करने कराने में कांग्रेस जुट गई। पहले क्यों जुटी, इसका कारण समझते हैं। भारत में करीब 100 करोड़ हिंदू हैं और करीब 20 करोड़ मुस्लिम नागरिक। देश की 218 लोकसभा सीट पर मुस्लिम वोटर 10% से ज्यादा है। 20% से ज्यादा मुस्लिम वोटर वाली लोकसभा सीट भारत में 92 है, लेकिन 20 से 50% वाली मुस्लिम वोटर की 92 सीट के नतीजे देखें तो पता चलता है हिंदुत्व की राजनीति करने वाले बीजेपी गठबंधन ने 2014 में इनमें से 41 सीट और 2019 में 45 सीट जीती। क्या यही कारण है कि अब कांग्रेस को भी लगता है हिंदू वोट के लिए छिपकर नहीं, खुलकर अपने मॉडल का पेड़ लगाना होगा। हिंदू अपने डर का सामना करता है। हिंदू खड़ा होकर अपने डर का सामना करता है और 1 इंच पीछे नहीं हटता है। वो शिवजी जैसे अपने डर को निगल जाता है, पी लेता है। हिंदुत्ववादी भाइयों बहनों अपने डर के सामने झुक जाता है, अपने डर के सामने वो मत्था टेकता है। हिंदुत्ववादी को उसका डर डुबा देता है और इस डर से उसके दिल में नफरत पैदा होती है। खुद को हिंदू और बीजेपी को हिंदुत्ववादी बताने वाली कांग्रेस आज वापस हिंदू की बात करने लगी, जबकि एक लंबे वक्त तक हिंदू मॉडल पर ही कांग्रेस चलती रही। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हिंदू धर्म के बारे में अपनी किताब मेरी कहानी में लिखा था कि हिंदू धर्म में गजब की दृढ़ता है, अपने आप को जिंदा रखने की जबरदस्त ताकत है। महात्मा गांधी ने सोमनाथ मंदिर के निर्माण में सरकारी फंड के इस्तेमाल के लिए मना किया था, लेकिन इस मनाही के बावजूद सोमनाथ मंदिर जनता के दान से नहीं बल्कि सरकारी फंड से ही बना। इंदिरा गांधी एक मुखी रुद्राक्ष पहनती रही। आपातकाल के बाद देवराहा बाबा से इंदिरा गांधी ने आशीर्वाद दिया। राजीव गांधी के राज में ही राम जन्मभूमि का ताला खुला। 1989 के बाद बीजेपी के एजेंडे में राम जन्मभूमि आ गया, हिंदुत्व आ गया और कांग्रेस का हिंदू नजरिया अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की तरफ कहते हैं बढ़ता चला गया। अब वापस हिंदू मॉडल राहुल गांधी लगाना चाहते हैं, जहां राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि कांग्रेस मूल हिंदू और हिंदुत्व की लाइन भूलकर बीजेपी की पिच पर खेलकर गलती कर रही है। 16 जनवरी 1999 में जो सोनिया गांधी कांग्रेस की अध्यक्षा थी, कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने एक रेजोल्यूशन पास किया और उसमें लिखा है, अंग्रेजी का जो एक वाक्य है वो मैं यहाँ दोहराना चाहता हूँ, हिंदुइज्म इज द सोल गारंटर ऑफ सेक्युलरिज्म इन इंडिया। ये उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म जो है वही सेक्युलरिज्म को, देश का जो धर्मनिरपेक्षता है उसका सबसे बड़ा उसका गारंटर है। ये बात अब कांग्रेस क्यों नहीं जनता के बीच में जाकर डंके की चोट पे कहता है। अब बीजेपी को उसी के मंत्र से हराने के लिए कांग्रेस सारी कोशिश में जुटी है। क्या इसका सीधा सा अर्थ ये नहीं कि बहुसंख्यक देश के चुनावी लोकतंत्र में हिंदू वोट को हराने के लिए हिंदू राजनीति का ही सहारा लेना होगा, भले उस मॉडल पर कांग्रेस हिंदुत्ववादी न कहकर स्टिकर कुछ भी लगाए। जयपुर से शरद कुमार के साथ कुमार अभिषेक, वाराणसी आज तक। याद कीजिए लालू यादव क्या कहते थे। वो कहते थे कि मेरे सपने में शिवजी आए और उसके बाद मैंने मांस खाना छोड़ दिया। तेजस्वी यादव की जब शादी होती है तो समारोह में आपको स्टेज पर कृष्ण जी की कृति नजर आती है। अखिलेश यादव कहते हैं कि पूजा तो हम भी करते हैं,
ममता बनर्जी जब चुनाव प्रचार करती हैं तो चंडी पाठ करती हैं। लेफ्ट जो कि कहता है कि धर्म से हमारा लेना देना नहीं है, उसके राज में सीपीआई ऑनलाइन रामायण के पाठ करती हुई देखी जाती है। मनुवाद का विरोध जो मायावती हमेशा करती रही, वो अब आराम से अपनी हथेली पर हाथी, गणेश और त्रिशूल को सजाती हैं। तो क्या हम ये समझ लें कि हम एक ऐसे दौर में पहुंच चुके हैं जहां पर राजनीति तो उसी दिशा में होगी, बस सबका मॉडल अपना अपना हो जाएगा। ये प्रतीक है हमारे भारत की सनातन संस्कृति का। ये प्रतीक है हमारी आध्यात्मिक आत्मा का। ये प्रतीक है भारत की प्राचीनता का, परंपराओं का, भारत की ऊर्जा का, गतिशीलता का। भारत की सनातन संस्कृति का प्रतीक काशी विश्वनाथ। इसी काशी की धरती पर आक्रमणकारी आए। आतताइयों ने इस नगरी पर आक्रमण किए, इसे ध्वस्त करने के प्रयास किए। औरंगजेब के अत्याचार, उसके आतंक का इतिहास साक्षी है। जिसने सभ्यता को तलवार के बल पर बदलने की कोशिश की, जिसने संस्कृति को कट्टरता से कुचलने की कोशिश की। ठीक काशी की तरह भारत की राजनीति में बहुसंख्यक वोट को दरकिनार करने की अल्पसंख्यक वोट के तुष्टीकरण के दम पर बहुत कोशिश हुई, लेकिन आखिरकार लौटकर सबको वोट का हिंदू मॉडल अपनाना पड़ता है। भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री शाह नमोस्तुते। इसी साल पश्चिम बंगाल के चुनाव में ममता बनर्जी को चंडी पाठ करते हुए ये बताना पड़ा कि वो हिंदू है, वो ब्राह्मण है। ओंग महादेव ओंग महत्तानंग महाजोगी महाशरम महापापो हरंग देवंग मकराय नमो नमो। पश्चिम बंगाल में 70% आबादी हिंदू है, 30% आबादी मुस्लिम। फिर भी ममता बनर्जी पर तुष्टीकरण की राजनीति के आरोप लगते रहे। इन्हीं ममता को अपना एक अलग हिंदू मॉडल लाना पड़ता है। वो मॉडल क्या है? बंगाल की राजनीति को करीब से देखने वाले राजनीतिक विश्लेषक जयंत घोषाल से सुनिए। ममता बनर्जी को ये दिखाने का जरूरत नहीं है कि वो मुस्लिम फ्रेंडली है। पॉलिटिकल हिंदुत्व जो है वो बीजेपी का जो एजेंडा है उसको काउंटर करने के लिए पश्चिम बंगाल में जो हिंदुइज्म है वो हिंदुइज्म में इस्लाम, क्रिश्चियन, सब धर्म को, क्योंकि ठाकुर श्री रामकृष्ण इस्लाम धर्म में भी दीक्षा लिए थे गोविंद राय से, और राम मोहन राय सबसे पहले इस्लाम के किताब ट्रांसलेट किए थे फारसी से। तो मुझे लगता है कि पश्चिम बंगाल का जो आइडेंटिटी है वो समझना जरूरी है, जो भाजपा इसीलिए लॉस्ट द प्लॉट इन 2021, और ममता उसी जगह से हिंदुइज्म के कार्ड, जैसे आप बोल रहे हैं, वो शुरू कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल और केरल समेत एक दो राज्यों में ही राजनीतिक रूप से बची लेफ्ट की राजनीति ही धर्म के विपरीत रही। लेकिन बहुसंख्यक बाहुल्य भारत में लेफ्ट के दल भी अपना हिंदू मॉडल लेकर आ जाते हैं। केरल में सीपीआई ने जुलाई में रामायण पर ऑनलाइन संवाद की सीरीज शुरू की। रामायण पर लेफ्ट के संवाद का टाइटल था रामायण और भारतीय विरासत। सीपीआई नेताओं ने इसके पीछे दलील दी कि सांप्रदायिक ताकतें हिंदुत्व से जुड़ी हर चीज पर अपना इकलौता दावा करती हैं। साथ में लेफ्ट के नेता बोले कि रामायण हमारे देश की साझी परंपरा और संस्कृति का हिस्सा है। सीपीआई ने बड़े स्तर पर तब प्रगतिवादी दौर में रामायण को पढ़ने और समझने की बात केरल में रखी। सीपीआई अगर केरला में कर रही है तो इसमें न कोई नई चीज है न बड़ी बात है, क्योंकि रामायण और रामायण का विशेषता पे चर्चा हमारे यहाँ वामपंथियों बहुत दिनों से कर रहे हैं। और ये सिर्फ रामायण पे नहीं, हिंदू लीडर्स के, हिंदू समाज के बारे में वामपंथियों का जो चर्चा है वो बहुत दिन से जारी है। यही किस्सा उत्तर प्रदेश में दिखता है, जहां पर अखिलेश यादव खुद सुबह जल्दी उठकर पूजा पाठ करने का दावा कैमरों पर करते हैं। बीएसपी प्रमुख मायावती हिंदू धर्म के उन्हीं प्रतीकों और मूर्तियों को लेकर ब्राह्मण सभा में खड़ी होती हैं, जिनके विरोध के विचारों के साथ पार्टी खड़ी हुई थी। परशुराम की मूर्ति बनाने को लेकर दोनों दल एक दूसरे से बड़ी मूर्ति बनाने का वादा जनता से करते हैं। इस तरह सभी राजनीतिक दल समझ चुके हैं, अगर अपना अपना हिंदू मॉडल जनता के सामने नहीं रखा तो वोटर फिलहाल सबसे बड़ा मॉडल लेकर 32 साल से राजनीति कर रही बीजेपी के पास ही जाएंगे। हर हर महादेव।
से सूर्याग्नि रॉय के साथ कुमार अभिषेक, वाराणसी आज तक। काशी में दिन भर का आयोजन हुआ है। यहाँ पर गंगा आरती में तो हमेशा भीड़ जुटती है, लेकिन यहाँ पर गंगा जी की लहरों से प्रधानमंत्री जब आरती में हिस्सा लेने के लिए पहुंचते हैं तो चारों तरफ से सियासी आवाजें भी आती हैं। अगर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का जिस तरह से लोकार्पण हुआ वो होता है तो उसमें बसपा अपने हिस्से का श्रेय भी लेती है और समाजवादी पार्टी भी कहती है कि शिलान्यास उसकी तरफ से ही किया गया। ये सारी चीजें मायने नहीं रखती हैं। मायने ये रखती है कि अगर सब ये दावा कर रहे हैं तो हम राजनीति के एक ऐसे दौर को देख रहे हैं जहां पर बहुसंख्यक के वोटों में ही हिस्सा सब चाह रहे हैं और उसी दिशा में राजनीति को आगे अपनी बढ़ा रहे हैं। शादी के बाद तेजस्वी यादव और उनकी पत्नी राजश्री पटना पहुंचे। इस वक्त दोनों मेरे साथ मौजूद हैं। पहले तो दोनों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों को। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। तेजस्वी जी, बात उठ रही है कि बहुत सिंपल शादी की और किसी को कानों कान खबर नहीं। क्या वजह थी इतनी सिंपल और छुप छुपा के शादी करने की? नहीं, कोई छुप छुपा के नहीं, बाकायदा दोनों परिवारों के साथ जो है उनके आशीर्वाद से जो है ये शादी संपन्न हुआ है। और उसके बाद पहले से हम लोगों ने तय किया था कि बिहार आकर के बहु भोज जो है, रिसेप्शन जो है वो लोगों के बीच दिया जाएगा। समय कम था क्योंकि खरवास होने वाला था और इतनी जल्दी डिसीजन हुई कि तैयारी करने का ज़्यादा मौका नहीं मिला। तो इसलिए बाद में हम लोगों ने सोचा कि बाद में रिसेप्शन दे करके जो लोग हैं केवल अभी परिवार के लोग ही जो हैं उसको न्योता दिया जाएगा। परिवार में भी जो जैसे मेरी जितनी बहनें हैं उनके इन लॉज हैं या हमारे बड़े भाई हैं, बस उनको ही न्योता दिया गया। रिचल, राजश्री, आप को था कि इतनी सिंपल शादी हो, परिवार के लोग ही शामिल हों? बिल्कुल, हमेशा से यही चाहते थे, बस फैमिली जो अपने लोग हैं वो यहाँ साथ में रहे, ऐसे आशीर्वाद दे बड़े। किसी को बुलाए नहीं क्योंकि आप विपक्ष के नेता हैं, बिहार विधानसभा के लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे हैं। इतने लोग थे, लोग उम्मीद कर रहे थे कि बुलाया जाएगा, लेकिन बिल्कुल परिवार के लोग ही बहुत छोटी सिंपल शादी। कोरोना की वजह से हुई, क्या वजह रही? सारे रीजंस में अभी कोरोना का नया वेरिएंट भी आया था और सब कुछ इतनी जल्दी तय हुआ। आपको भी पता है लगन में कहीं कोई जगह भी नहीं मिलती। और आप ही बताएं, अगर सब लोगों को बुलाया जाता तो दिल्ली में कहाँ ऐसी जगह है जहाँ लोग सारे फिट हो पाते हैं। तो हम लोगों ने सोचा अभी सिर्फ परिवार के बीच रखा जाए, बाद की जो रिसेप्शन है, क्योंकि जो बहु भोज है वो भी एक विवाह का जो है अंग है, पार्ट है। लेकिन कानों कान किसी को खबर नहीं हुई, ना मीडिया को खबर हुई। एक दिन पहले पता चला कि आपकी एंगेजमेंट और शादी दोनों एक ही दिन हो रहे हैं, किसी को पता नहीं, आपके नज़दीकी लोगों को पता नहीं। ऐसी क्या वजह थी? शादी होगी तो बाद में पता चलेगा ही, हम इसको थोड़ी ना छुपा के रखेंगे। जाहिर सी बात है, शादी होना था, हम लोग सोचे कि थोड़ा सीक्रेट इसको रखा जाए, बाद में जो है लोगों को पता चल जाएगा। क्योंकि आप मीडिया के ज़रिए जो है बहुत लोगों को सूचना मिलती है। और आपने भी लास्ट विवाह तेज प्रताप जी का देखा होगा, मंच भी टूटा, काफ़ी भीड़ हुई। तो इस वजह से जो परिवार के लोग हैं उन्हीं लोगों की राय थी कि सिर्फ क्योंकि दो अलग अलग परिवार हैं और दोनों में ज़्यादा एक दूसरे से इंटरेक्ट करें, परिवार के लोग एक दूसरे को जाने पहचाने, इसलिए हम लोगों ने एक स्पेस जो है वो देने का मौका किया। वरना अगर सब लोगों को बुलाया जाता, राष्ट्रपति जी हों, प्रधानमंत्री हों, मुख्यमंत्री हों, तो सब लोग जो है उनके होस्ट में ही लगे रहते हैं। तो परिवार को आपस में बैठ करके बात करने का जो समय जो है वो नहीं मिल पाता। राशि जी, आपको क्रिकेटर के तौर से, आप पुराने जानते हैं एक दूसरे को, तो क्रिकेटर के तौर पे आपने पसंद किया था। आप तो विपक्ष के नेता हैं, उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं, तो कैसा लग रहा है आपको भी एक राजनेता के साथ शादी करके? पर्सनली अच्छा ही लगता है। सब क्रिकेटर के तौर पे ठीक थे या राजनेता के तौर पर? मैं पर्सनल लेवल से हमारा वो है तो। अच्छा, आप बताइए कितना पुराना जानते हैं? आपका कहा जा रहा है कि आप स्कूल टाइम से साथ पढ़ते थे, तब से एक दूसरे को जानते हैं, तब से आपकी दोस्ती थी। नहीं, अब कहा जा रहा है, हाँ, लंबे समय से हमारी जान पहचान था, दोस्ती थी। और पिताजी ने पूछा शादी करना है तो कोई लड़की है तो बताओ, तो हमने बताया, उनको मिलवाया, उनको पसंद आई, दोनों परिवार मिले और झटपट तैयार हो गए सब।
नहीं तो कब बताया आपने? बहुत पहले ही बता दिया था या बाद में कहा लालू जी ने, राबड़ी जी ने कि शादी करनी आपकी, तो आपकी समझ में कोई लड़की है या हम ढूंढे कोई, तो आपने कब बताया उनको? नहीं अब ऐसे नहीं, बट हिंट तो उनको था, तो हमने बताया भी था पहले भी जब पूछे। फिर अभी आप जान रहे हैं कि बिहार का चुनाव भी बीच में आ गया था, तरह तरह की कोरोना भी था, तो उस वजह से थोड़ा डिले वगैरह तो हुआ। लालू जी और राबड़ी जी, लालू जी की तबीयत भी ठीक नहीं थी और हम लोगों के साथ भी नहीं थे, रांची में थे, आप सब लोगों को पता है। तो समय का इंतज़ार था, अब जब समय मिला तो सब कुछ हो गया। लालू जी और राबड़ी जी का क्या कहना था जब आपने बताया कि ऐसे मैंने एक लड़की ढूंढ रखी है, आपको कष्ट करने की जरूरत नहीं? नहीं, पापा मम्मी इस मामले में जो है उनका यही राय था कि जहाँ बच्चे खुश रहें बस, क्योंकि माता पिता का सबसे बड़ा कामना यही होता कि बच्चे खुश रहें। और अब तो नए ज़माने में ये सारी चीज़ें बहुत पीछे छूट गई हैं और हम लोग तो समाजवादी नेता रहे हैं। लोहिया जी ने भी कहा था कि भाई एक बार अगर किसी से कमिटमेंट हो जाए तो किसी महिला से तो आप पूरा आप रहिए, और हम लोग समाजवादी लोग भेदभाव करते नहीं हैं। राशि जी, आप शादी से पहले लालू जी से, राबड़ी जी से बहुत पहले भी मिलती रही होगी, तो कैसा लगता था कि लालू जी इतने बड़े राजनेता, नाम उनका, तो कैसा जब आप पहली बार उनसे मिली तो कैसा लगा आपको और क्या कहा उन्होंने? लगता है, बोलो क्या कहा उन्होंने? नहीं, आपकी मुलाकात कैसे रही लालू जी और राबड़ी जी? बहुत अच्छी रही थी। कब मिली थी आप शादी से पहले? कितनी बार मिल चुके थे? काफ़ी बारी, 2-3 बार। तो कैसा लगा लालू जी से मिलके और राबड़ी जी? अच्छा लगा। और उनका क्या रिएक्शन था? वो बहुत लाइक डाउन टू अर्थ, वेरी नाइस। तेजस्वी जी, एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप क्रिकेटर थे, पहले क्रिकेटर बनना चाहते थे और साथ पढ़ते थे, स्कूल में भी क्रिकेट खेलते थे आप, तो आपकी जो दोस्ती हुई एक क्रिकेटर के तौर पे इन्होंने देखा होगा, तो आज जब पता चला कि उसके बाद आपकी लाइफस्टाइल, आपकी कैरियर बदल गया, आपका प्रोफेशन बदल गया, आप राजनेता हुए, तो क्या इनका रिएक्शन था कि आप राजनेता के तौर पे ठीक है या क्रिकेटर के तौर पे आगे कैरियर आपको बढ़ाना चाहिए था? नहीं, कोई क्रिकेटर और राजनेता देख करके ये बात नहीं हुई थी, जाहिर सी बात है। बट हाँ, चैलेंजिंग लाइफ रहा है मेरा और हमेशा इनका सपोर्ट रहा है, तो साथ है। तो आपको सोचा था कि इतने बड़े राजनेता बने, कि लालू जी के बेटे तो हैं ही छोटे, लेकिन आपने उस वक्त सोचा था जब आपकी मुलाकात हुई थी? इतना नहीं सोचा था, इतना क्या सोचा था कि क्या होंगे आगे जाके? जो भी होंगे सपोर्ट था मेरा, बस जो भी इन्होंने चूज़ किया इनकी चॉइस थी एंड ऑब्वियसली सपोर्ट था ही। आपने इनका विपक्ष के नेता के तौर पे भी काम देखा, डिप्टी सीएम थे जब, तब भी काम देखा, तो किस ढंग से आप देखते हैं? मैं इनको हमेशा अलग ही लेवल पे देखती हूँ, इनको बहुत ऊपर देखती हूँ। यू नो, आई सी टू हिम, ही इज़ वेरी इंटेलेक्चुअल, स्मार्ट, ही इज़ अ गुड पॉलिटिशियन, गुड लीडर, यूथ लीडर। सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहते हैं। जब ये मंत्री थे, पीडब्ल्यूडी मंत्री, हेल्पलाइन में हजारों प्रपोजल आ गए थे, तो आपको कैसा लगा था उस वक्त? अच्छा, चलिए अब ये सब बात एक दो सवाल और हैं तेजस्वी जी, एक दो सवाल और हैं, लेकिन उस टाइम बहुत चर्चा में आप रहे। आपसे मैं एक सवाल जानना चाहता हूं, जब आपके काम को लेके तारीफ हो रही थी पीडब्ल्यूडी मंत्री के नाते, तो उस वक्त इतना सब चीज़ें हुई थी, तो बहुत चर्चाएं हुई थी आपकी उस वक्त इन चीज़ों को लेकर के, लेकिन आपने सोच ही रखा था कि कहाँ शादी करनी है। क्या अब इनका राजनीति में भी सोचना है कि आपके साथ, जैसे राबड़ी जी आपकी मदर राजनीति में है, तो आप चाहेंगे कि कुछ नहीं ये सब कुछ नहीं। अब किस ढंग से आगे करेंगे? लोग काफ़ी उम्मीद कर रहे हैं बिहार में काफ़ी उम्मीद कर रहे हैं कि बड़ा भोज हो और तमाम चीज़ें हों। लोग जल्दी तय कर देंगे, डेट अनाउंस कर देंगे। अच्छा, एक आखिरी सवाल और, आपके मामा साधु यादव भी कई तरह के सवाल उठा रहे हैं आजकल, हालांकि वक्त बदल चुका है, इंटरकास्ट मैरिज, इंटररिलीजन मैरिज, तो वो साधु यादव कह रहे हैं कि हम बिहार नहीं आने देंगे, उन्होंने गलत काम किया, नाक कटवा दिया। अब किस ढंग से? अब देखिए, वो बड़े हैं, उनका सम्मान है और इस पे ज़्यादा कोई हमको टिप्पणी करने की ज़रूरत नहीं है। और जो भी बातें कही जा रही हैं इस पे ध्यान क्या देना, ये उज्ज्वलन मुद्दे ये नहीं है। और जो असली मुद्दा है, तो हमारी शादी हो गई, अब बिहार के लोगों की सेवा करें। बेरोज़गारी है, महंगाई है, इन पे हम लोगों को ज़्यादा जो है, आप लोगों को भी तवज्जो देनी चाहिए। तो भी, और जो भी तस्वीरें पहले की दिखाई जा रही है वो है ही नहीं, तो कोई और है।
एक आखिरी सवाल तेजस्वी जी, आपको सबने बधाई दी, चाहे वो सुशील मोदी हो, तमाम पार्टियों के नेता ने, लेकिन सभी लोगों का जो है हम अपने और अपने धर्मपत्नी के तरफ से सभी लोगों को, बिहार के लोगों को हम धन्यवाद देते हैं, आशीर्वाद और प्यार। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों ने एक बार फिर से बुजदिली दिखाई है। आतंकवादियों ने पुलिसकर्मियों की बस पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिसमें हमारे 2 पुलिस वाले शहीद हो गए, 12 घायल हो गए। इस हमले की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी जानकारी मांगी। उधर सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर कर तलाशी लेना शुरू कर दिया। ये जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के हौसले पस्त होने का सबसे ताजा सबूत है। जम्मू कश्मीर पुलिस की ये वही बस है जिस पर आतंकवादियों ने घात लगाकर हमला किया। आतंकवादियों ने बस को रोकने के लिए टायर को निशाना बनाया और जवानों पर फायरिंग शुरू कर दी। आप देख सकते हैं कि आतंकवादियों ने ताबड़तोड़ गोलीबारी करके इस बस को किस तरह से छलनी कर दिया। इस बस पर आतंकवादियों की गोलियों के निशान भी देख सकते हैं। ये हमला श्रीनगर के जेवन इलाके के खोनमोह रोड के पंथा चौक पर हुआ। इस हमले को साल 2019 के पुलवामा हमले के बाद घाटी में सबसे बड़ी आतंकवादी वारदात माना जा रहा है। ये बस जो है दिन में ड्यूटी के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों को लेकर जेवन के इंडियन रिजर्व पुलिस जो IRP की बटालियन है उस मुख्यालय में जा रही थी, जब उस पर ताबड़तोड़ गोलीबारी हुई है और कहा जा रहा है पुलिस की तरफ से मोटरसाइकिल पर सवार जो है मिलिटेंट आए और तीनों तरफ से इस बस पर जो है अंधाधुंध गोलीबारी की है। बताया जाता है कि शाम 5:50 पर जम्मू कश्मीर पुलिस की ये बस अपने आर्मर्ड हेडक्वार्टर वापस जा रही थी। तभी पहले से घात लगाकर बैठे मोटरसाइकिल पर सवार आतंकवादियों ने इसे घेर लिया और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक दोनों तरफ से 40 राउंड फायर हुए। ये उसी जगह की तस्वीर है जहां पर आतंकवादी हमला हुआ। यहाँ पर चारों तरफ जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों का खून फैला हुआ है। बस के अंदर का भी हाल अलग नहीं है। यहाँ आतंकवादियों की गोलियों से टूटे कांच बिखरे हुए हैं, वहीं चारों तरफ खून फैला हुआ है। एक जवान का जूता भी यहाँ पर गिरा हुआ देखा जा सकता है। श्रीनगर के जिस जेवन इलाके में हमला हुआ वो काफी सुरक्षित माना जाता है। यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस का आर्मर्ड हेडक्वार्टर होने के अलावा BSF का एक कैंप है जहाँ पर BSF के IG रहते हैं। CRPF का बटालियन हेडक्वार्टर भी इसी इलाके में है। वहीं थोड़ी दूर पर सेना का 15वीं कोर मुख्यालय है। अगर हम जेवन का इलाका दिखाएं, ये आप देख सकते हैं, ये जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग है जिस पर कुछ हिस्सों पर जो है ट्रैफिक रोक दिया गया है और यहाँ से ही जो है बाई और जेवन का इलाका जाता है जहाँ पर ये हमला हुआ है और उसके बाद जो है पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई है ताकि हमलावरों का पता लगाया जा सके और उनको पकड़ा जा सके। इस वक्त श्रीनगर का तापमान 0 से नीचे है, रात का समय है। इस बीच हमलावरों का पता लगाना भी सुरक्षा एजेंसियों के लिए काफी मुश्किल हो रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों की जिस बस पर हमला हुआ है वो बुलेट प्रूफ नहीं थी। अधिकतर पुलिस कर्मियों के पास शील्ड और लाठियां थी। बहुत कम पुलिस वालों के पास हथियार थे। शायद यही वजह है कि आतंकवादी इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देने में कामयाब रहे। जानकारों का मानना है कि आतंकवादियों पर भारी दबाव है। पाकिस्तान की तरफ से लगातार उन पर हमला करने का दबाव बनाया जा रहा है ताकि धारा 370 के खिलाफ माहौल बनाया जा सके। इस बात को गलत साबित किया जा सके कि 370 और 35 से हटने के बाद घाटी में शांति लौटने लगी है। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद 366 आतंकवादी मारे जा चुके हैं। वहीं इसी दौरान 96 आम नागरिक और 81 जवान शहीद हो चुके हैं। लेकिन सवाल यह है कि आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर पुलिस को निशाना क्यों बनाया? इस सवाल का जवाब हमें जम्मू कश्मीर पुलिस के पूर्व DGP SP वैद्य ने दिया। जम्मू कश्मीर पुलिस को टारगेट बनाया जा रहा है, ये भी एक सोची समझी रणनीति के तहत किया जा रहा है, क्योंकि ये जो पार इसको इस मशीनरी को चलाते हैं वो ये समझते हैं कि जम्मू कश्मीर पुलिस का कितना अहम रोल है एंटी टेरर ऑपरेशंस में। और आप अगर आप देखें 90% जितनी भी इंफॉर्मेशन लोकल लोगों से आती है वो JNK पुलिस के थ्रू ऑपरेशंस में इस्तेमाल होती है। तो ये कोशिश की जा रही है कि जम्मू कश्मीर पुलिस को डिमोरलाइज किया जाए, उनका मनोबल कम किया जाए। लेकिन इस हमले ने कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं, क्योंकि जब भी कश्मीर में कोई पुलिस टुकड़ी की मूवमेंट होती है तो एरिया डोमिनेशन कर सुरक्षा दी जाती है। जहां पर हमला हुआ वहां पर CRPF, BSF, ITBP
और जेकेपी के कैंप हैं, इसीलिए यहाँ पर आमतौर पर भारी पुलिस बल तैनात रहते हैं। लेकिन इसके बावजूद आतंकवादी इस वारदात को अंजाम देने में कामयाब रहे। अशरफ वाणी, श्रीनगर, आज तक। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक। आज तक बेमिसाल 20 साल।